हेलो, सलाम, नमस्कार। आप सभी भाई भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो वीडियो अगर कोई देख रहा हो तो ये पता ही चल गया होगा कि हम लोग अब कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट कर रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट में भी हम लोग क्या देख लिए थे, एक ऐसा सर्किट मतलब एसी सर्किट जिसमें केवल क्या हो जाएगा, अपने पास कैपेसिटर हो जाए, केवल इंडक्टर हो जाए, केवल रेजिस्टेंस हो जाए। उन सब सर्किट के लिए हम लोग करंट निकाले थे कि वैसा अगर कोई सर्किट होगा तो उसमें कितना करंट का वैल्यू हो सकता है, ये सब हम लोग निकाले थे। तो उसके बाद कुछ ग्राफ भी बना के समझे थे। यही वो ग्राफ है जो लास्ट क्लास जहाँ पे हम लोग ओवर किए थे अपना। अब उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए अब अपने को क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है। जैसे अभी पिछले वाले में हम लोग इंडक्टर को अलग कर रहे थे, कैपेसिटर अलग कर रहे थे, रेजिस्टेंस अलग कर रहे थे और करंट निकाल रहे थे, या इम्पीडेंस, रिएक्टिव इम्पीडेंस आ रहा था, रिएक्टिव इंडक्टेंस आ रहा था, ये सब कुछ आ रहा था, कैपेसिटेंस और अपने पास इंडक्टेंस आया था। तो अब ऐसे ही कुछ हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन में। तो पहला जो कॉम्बिनेशन अपने को मिलना है, सीरीज़ एलआर सर्किट मिलना है। मतलब कैसा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, सीरीज़, और उसमें क्या लेंगे, एलआर सर्किट। एल कहने का मतलब इंडक्टर हो गया, आर कहने का मतलब रेजिस्टेंस हो गया। मान लो एक सर्किट है अपने पास जिसमें हम लोग कौन सा सप्लाई दे देंगे, एसी सप्लाई। अब इस एसी सप्लाई में हम लोग कनेक्ट कर देंगे एक बार इंडक्टर और एक बार रेजिस्टर, और दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग बोल देंगे वी आर, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा उसको बोल देंगे वी एल, इसमें जो करंट होगा उसको हम लोग बोल देंगे आई। कौन सा सप्लाई है, तो अल्टरनेटिंग सप्लाई है, तो क्या हो जाता है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो मालूम ही है। यहाँ पे अपने पास अगर हम लोग इंडक्टर में बात कर लेंगे तो इंडक्टर में करंट और वोल्टेज में जो रिलेशन होता है, मतलब कितने का फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का, और वोल्टेज आगे होता है करंट से। ये हम लोग सब पिछले क्लास में सीख चुके हैं फेज डायग्राम में, कि अगर इंडक्टर हम लोग ले रहे हैं तो इंडक्टर में जो करंट और वोल्टेज होता है उसमें फेज डिफरेंस 90 का होता है, और कौन लीड करता है, तो वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से। यहाँ पे दोनों सेम फेज में होता है, तो मतलब दोनों सेम फेज में हो जाएगा, ये पोटेंशियल और ये करंट, रेजिस्टेंस में दोनों सेम फेज में होता है। तो इतना कुछ तो मालूम है अपने को। लेकिन अब हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन कर दिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन कर दिया मतलब दोनों को एक साथ अब डील करना पड़ेगा। तो आप दोनों को एक साथ डील करने के लिए कुछ बातें हम लोग लिख ली जाएँ, या जो हम लोग जानते हैं उसी को लिख लिया जाए। तो जो पोटेंशियल हो जाएगा, जो पोटेंशियल है किसमें, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वेरी करेगा। ठीक है, तब क्या देखने को मिलेगा, तो एक पोटेंशियल है एल, एक पोटेंशियल है आर। एल वाला पोटेंशियल अगर मतलब ओम्स लॉ से जनरल फार्मूला लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आई एक्स एल, और यहाँ पे जन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आई आर। ओम्स लॉ से ये जनरल फार्मूला आ गया। और यहाँ पे अपने को पता है, जो हम लोग बातें की वही लिख रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि इंडक्टर में इंडक्टर वाले केस में क्या होता है, जो वी होता है लीड करता है किसको, आई, और कितने से लीड करता है, 90 डिग्री से। ये सब बातें जानते हैं हम लोग। और यही चीज़ रेजिस्टेंस के लिए बात कर ले हम लोग, दोनों क्या होता है, सेम फेज में होता। ठीक है, तो अभी जो भी बातें लिखी ये सब हम लोग लगभग जानते हैं। अब हम लोग इसके लिए डायरेक्ट फेज डायग्राम बना लें कि फेज डायग्राम क्या हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम लोग को बनाना है फेज डायग्राम, और वहीं से एक और वैल्यू निकलेगा, मतलब एक छोटा सा हम लोग डेरिवेशन टाइप करेंगे, देखेंगे वहाँ से क्या निकलता है। तो जैसे मान लो अगर हम फेज डायग्राम बना रहे हैं तो एक जनरल केस हम कुछ ये ले लें, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करते हैं, ये कुछ हो गया। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पे हम क्या बोल दें कि जो पोटेंशियल है, मतलब जो प्रोवाइड पोटेंशियल है वो है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं वी नॉट। ठीक है, ये कितने एंगल पे रहेगा, ओमेगा टी, क्योंकि वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी एंगल पे ये रहा। लेकिन जो अपने को मालूम है इंडक्टर और रेजिस्टेंस के लिए अगर हम लोग बात कर लें तो ये पता है कि इंडक्टर अगर बात करेंगे तो जो करंट से वो 90 डिग्री आगे रहेगा। तो अगर मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं करंट, जो हो गया अपना करंट, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, आई नॉट। तो अगर इंडक्टर के लिए बात करेंगे तो वी एल यहाँ हो जाएगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो वी आर यहीं हो जाएगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। और इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा कितने का आएगा, 5 का आ जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा। अब हम इसी चीज़ को अलग तरीके से बनाते हैं। देखो हम लोग इसी चीज़ को मतलब एक्स वाई एक्सिस को हटा देते हैं। अब सीधा अपने जो पोटेंशियल करंट है उसी के लिए बात करेंगे हम लोग। तो जैसे मान लो ये हम बना दिए पोटेंशियल इंडक्टर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी एल। अपने को इतना मालूम है कि जो करंट होगा उससे 90 डिग्री पीछे होगा। तो ये हो गया क्या अपने पास, करंट जो कितना पीछे, 90 डिग्री। ये तो मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इंडक्टर के पोटेंशियल वी एल ये है तो उससे 90 डिग्री पीछे हो जाएगा करंट, तो ये बना दे। लेकिन अगर रेजिस्टर के लिए बात कर लेंगे तो रेजिस्टर के लिए इसी एक्सिस पे तो होगा अपने पास वी आर।
क्योंकि दोनों सेम फेज़ में होता। तो रेजिस्टर के लिए दोनों सेम फेज़ में हो गया। ये तो अपने पास इंडक्टर का हो गया, ये तो अपने पास रेजिस्टेंस का हो गया। जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसके बारे में बात करें, तो जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो इसको हम ये बोल देते हैं V0। ये हो गया V0। और ये कितने एंगल पे है, ये फेज़ फाई होता है, जो फेज़ हम लोग बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वाला डायग्राम समझ आएगा। यही फेज़ डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस लेके बनाए, यहाँ एक्स वाई एक्सिस को हटा के जो अपने पास चीज़ें हैं केवल उसको बताएं। अब यहाँ से अगर देखो ये VL को हम यहाँ ले आ सकते हैं ऐसे करके, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला पार्टी कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो मतलब पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब इस वाले फिगर में हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करें, जिसके लिए हमको पीछे पेज पलटना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। थोड़ा सा समय तुम लोग ऑपरेट कर लेगा, हमको इतना उम्मीद है। तो आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या बात कर लें, तो हम लोग को पाइथागोरस अप्लाई करना। ट्रायंगल तो हम लोग कर रहे हैं ना, हम डायरेक्ट पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं तो पाइथागोरस से क्या मिलेगा, तो एक तो है अपने पास V0 जो हाइपोटेनस का काम करेगा, एक है अपने पास VL जो परपेंडिकुलर का काम करेगा, एक है VR जो बेस का काम करेगा। यही तीन चीज़ तो था, ठीक है। आप सबका वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे V0 जो है अपने पास है IZ। Z क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि हम पूरे सर्किट के लिए बात करें यहाँ पे। यह टोटल रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस भी बोला जाता है। ये ध्यान रखना, ये सब नया नया टर्म आ रहा है। Z क्या हो गया, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इम्पीडेंस। VL क्या है, केवल इंडक्टर के लिए बात करेंगे तो IXL हो जाएगा, जो हम लोग पहले जानते हैं। VR क्या है, रेजिस्टर के लिए बात हो रहा है तो ये हो जाएगा IR। मतलब ये तीनों वैल्यू अगर रखा जाए तो क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा I स्क्वायर R स्क्वायर Z स्क्वायर ना, I स्क्वायर Z स्क्वायर। फिर L के लिए मिलेगा I स्क्वायर XL स्क्वायर, प्लस R के लिए मिलेगा I स्क्वायर R स्क्वायर। अगर I कॉमन ले ले तो I तो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए Z मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है ऑफ द सर्किट व्हेन इंडक्टर और रेजिस्टर कनेक्टेड रहेगा, तो Z का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो Z का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। क्या ये बात समझ आए। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल गया कि कोई भी अगर ऐसा सर्किट है जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है और रेजिस्टर लगा हुआ है, तो उस सर्किट में जो टोटल इम्पीडेंस हो जाएगा, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हम लोग फेज़ भी निकालें, वो फेज़ निकालेंगे कैसे, tan phi से। अगर tan phi देखेंगे तो फिगर के हिसाब से क्या बन जाएगा, tan phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर था ये, बेस था ये, तो VL अपॉन में VR। VL का वैल्यू XL अपॉन में R, क्योंकि IXL और IR होगा तो I कैंसिल, तो XL अपॉन में R। तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं अपने पास फेज़। तो उम्मीद करेंगे पाइथागोरस से हम लोग इतना निकाल लिया, और इसमें इतना ही रहा, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन अब अगला जो चीज़ करना अपने को सीरीज़ कॉम्बिनेशन फिर से करना, लेकिन इस बार तीनों को लेना है। जैसे पिछले वाले में तो हम लोग केवल L और R को लिए, इस बार तीनों को लेंगे। और ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तीनों को जब लिया जाएगा तब कैसे क्या होगा वो भी देख लिया जाए, समझ लिया जाए कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अब क्या है अपने पास सीरीज़ LCR सर्किट, इसको बोलेंगे LCR। अब LCR पता ही चल गया होगा कि क्या क्या लेना अपने को। तो LCR में हम लोग क्या लेंगे, एक बार इंडक्टर लेंगे, तो पहले तो बना ले भाई सप्लाई। एक बार इंडक्टर हो गया, C हो गया, R हो गया, तीनों हम लोग ले लें सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये हो गया यहाँ पे पोटेंशियल सप्लाई, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, ठीक है। ये हो गया अपने पास रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C, इंडक्टर L। अब तीनों के लिए हम लोग एक साथ बात करेंगे कि कैसे क्या इसमें होता है। तो देखो अपने को जो मालूम है वो जान लिया जाए। अगर इंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो करंट और पोटेंशियल में कैसा रिलेशन होता है, तो करंट लीड करता है, पोटेंशियल लीड करता है करंट को कितने से, 90 डिग्री से। तो ये हो गया पोटेंशियल, ये हो गया करंट। अगर यही बात हम लोग कैपेसिटर के लिए कर लें, तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है पोटेंशियल से, तो ये हो गया। और अगर हम लोग रेजिस्टर के लिए बात कर लें तो दोनों सेम फेज में होता है। ये सब बातें अपने को मालूम है कि दोनों सेम फेज में होता है। मतलब इंडक्टर के लिए, कैपेसिटर के लिए, रेजिस्टर के लिए करंट और पोटेंशियल का रिलेशन अपने को मालूम है, कौन किसको लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कौन सेम फेज में, ये सब अपने को मालूम है। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब जब इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो दो केस अपने पास बनेगा। तो जो फर्स्ट केस है अपने पास, फर्स्ट केस जो है अपने पास, फर्स्ट केस में हम लोग बात कर लेंगे एक कि जब XL मतलब जो रेजिस्टेंस है इंडक्टर का वो ग्रेटर हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। मतलब हम लोग पहला केस में ले रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है इंडक्टर का वो ग्रेटर है रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लें। तो फिगर हम लोग क्या जानते हैं, 3 है अपने पास। अगर हम ये वाला
बोल रहे हैं वी एल है ये, तो इससे 90 डिग्री पीछे हो जाएगा आई, और इसी सेम फेज में आर भी हो जाएगा, ये समझ आ रहा होगा। और अगर ये आई है तो इससे 90 डिग्री पीछे हो जाएगा कैपेसिटेंस। इतना पता चल रहा होगा, तीनों को तो एक साथ बता दिया। अगर ये करंट है अपने पास, उससे 90 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा पोटेंशियल किसके लिए, इंडक्टर के लिए, उससे 90 डिग्री पीछे हो जाएगा पोटेंशियल किसके लिए, कैपेसिटर का, और रेजिस्टर का पोटेंशियल सेम फेज में होगा। और जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो कुछ ये हो गया, जो फाई एंगल बना रहा होगा, ये अप्लाइड पोटेंशियल हो गया वी नॉट, तो फाई एंगल बना रहा होगा फेज। अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे इन दोनों में देखा जाएगा तो एक्सएल जीत रहा, मतलब जो रेजिस्टेंस है इंडक्टर का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटर। मतलब इन दोनों का अगर देखा जाए तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद मतलब यहाँ कहीं हम लोग पहुँचेंगे, और ये जो वैल्यू आएगा ये वाला नेट पोटेंशियल जो आएगा VL और C के वजह से, वो आएगा VL माइनस VC आना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल V वाला ज़्यादा है L वाला। तो अगर दोनों को कंबाइन किया जाएगा तो जो नेट आएगा कितना आएगा, VL माइनस VC, और ऊपर वाले डायरेक्शन में आएगा। मतलब इस वाले को अगर हम यहाँ लेके आएंगे तो फिर से 90 डिग्री बनेगा क्या, मतलब ये वाला जो चीज़ हिस्सा है इसको हम यहाँ लेके आएंगे तो फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। वो राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस सब मिलेगा अपने का आपको। तो फिर से हम लोग अप्लाई करें फ्रॉम पाइथागोरस। कुछ टफ नहीं है, थोड़ा सा डायग्राम समझ जाएंगे तो अपने आप कर सकते हैं। तो फ्रॉम पाइथागोरस अगर बात करें तो क्या क्या बात करें अपने को, तो वी स्क्वायर मतलब वी नॉट के लिए बात कर रहे हैं, और ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर ये समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं हमेशा। फिर से वही बात, वी नॉट कहने का मतलब आई जेड, मतलब पूरे सर्किट के लिए बात हो रहा है। वी आर कहने का मतलब आई आर, वी एल कहने का मतलब आई एक्स एल, और वी सी कहने का मतलब आई एक्स ए। सारा वैल्यू रखा जाए तो आई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वी आर आई स्क्वायर आर स्क्वायर, वी एल के जगह पे आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं स्क्वायर, तो कुल मिला के आई स्क्वायर पूरा कैंसिल, तो बचेगा जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ से z का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी। तो मतलब अगर अपने पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन है किसका, एल सी आर सर्किट का अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, और उसमें अगर अपने को टोटल इम्पीडेंस निकालना है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालना है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी। ये कब हो रहा है, जब तीनों है अपने पास। सेम चीज़ हम लोग फेस भी निकाल सकते हैं, मतलब tan फाई भी निकाल सकते हैं। tan फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, वी एल माइनस वी सी, बेस क्या है अपने पास वी आर। तो वी एल माइनस वी सी कहने का मतलब एक्स आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन में आई आर, आई कॉमन लेके कैंसिल, तो बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आर। तो कहीं ना कहीं अपने पास फेस भी निकल आया। उम्मीद करते हैं समझ आएगा। कुछ टफ नहीं है, फिर से वही दोहरा दे, कुछ टफ है नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा डायग्राम के बेस पे, तो डायग्राम समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड केस के बारे में बात कर लें, यहीं पे कर लेते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस क्या है अपने पास, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं, हाँ दिख तो रहा है। सेकंड केस में क्या ले लेंगे, जब एक्स सी ग्रेटर देन हो जाएगा एक्स एल। फिर से डायग्राम समझो, डायग्राम क्या है अपने पास, ये डायग्राम है, ये हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास, ये हो गया क्या वी एल, ये हो गया अपने पास क्या वी आर, इसी पे हो जाएगा अपने पास आई, ये हो गया वी नॉट, इतना पता चल रहा, और ये है अपने पास वी सी। ठीक है, लेकिन जब इस केस में हम लोग आए हैं, कहने का मतलब जब हम लोग इधर आ रहे हैं तो यहाँ का क्या पता चल रहा है अपने को कि जो एक्स सी है ग्रेटर देन एक्स एल है, तो मतलब जो पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे वो इस तरफ आएगा, और मान लेते हैं इधर आएगा तो माइनस होके जो अपने को वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिलेगा, वी सी माइनस वी एल, क्योंकि इस बार कौन ज़्यादा है, कैपेसिटेंस वाला ज़्यादा है। जो फेज़ होगा अब वो इधर ना होके इधर हो जाएगा, ये जो हम लोग वी नॉट उधर बनाए थे उस तरफ ना होकर नीचे की तरफ हो जाएगा, वो कितना पाई एंगल पे हो जाएगा, जिसको हम लोग वी बोलेंगे। तो जब कभी भी हम लोग वी सी के लिए बात करेंगे तो वी नॉट नीचे की तरफ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ बात कर रहे हैं, नीचे मतलब 90 डिग्री पीछे जाना पड़ रहा है। तो अगर हम लोग 90 डिग्री पीछे जा रहे हैं तो कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो वी सी माइनस वी एल हो गया। वी को भी इसी डायरेक्शन में ले लिया हम लोग, ताकि कर फिगर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनाना आसान हो जाए अपने लिए। फिर से वही पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल स्क्वायर। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में जाएंगे, वहीं से ऊपर जो मिला तो उसी से लिख रहे हैं हम इसका। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में जाएंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे। सारा वैल्यू कहने का मतलब वी का आई, मतलब वी का रखेंगे आई जेड, वी आर का आई आर, वी सी का आई एक्स सी, वी एल का आई एक्स एल, आई कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। अब केवल बचेगा अपने पास जेड, तो वो जो जेड बचेगा वो कितना बचेगा, तो आर स्क्वायर
प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल बचेगा, लेकिन जब जेड स्क्वायर का रूट आएगा तो इधर हो जाएगा अपने पास अंडर रूट। उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा, बहुत कुछ टफ तो है नहीं, ठीक है। ये कुछ अपने को मिलेगा इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस मिलेगा सर्किट में जब सीरीज कॉम्बिनेशन एलसीआर का, लेकिन ये कौन से केस के लिए, जब कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू इंडक्टेंस। वैसे अगर हम लोग बात कर ले tan फाई निकालना, तो यहाँ पे भी tan फाई निकाल सकते हैं, मतलब फेज़ निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, तो एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन में आर। हम उम्मीद करते हैं आप तो इतना तुम लोग कर ही लेगा, इतना समझ गया होगा कि ये सब केस आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो केस था अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, जब एक्स सी ज़्यादा हो जाएगा एक्सएल से और जब एक्सएल ज़्यादा हो जाएगा एक्स सी से, बस यही दो केस है अपने पास। अब इसके बाद जो आता है रेजोनेंस ऑफ सीरीज एल सी आर सर्किट आता है। वैसे रेजोनेंस वाला टर्म तो है, मतलब ज़्यादातर केमिस्ट्री में सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि केमिस्ट्री में ही मिलेगा, वो अपने को फिजिक्स में भी मिल सकता है। तो अब फिजिक्स में हम लोग रेजोनेंस देखेंगे। तो रेजोनेंस में यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ऐसे वहाँ तो लगता है कि सेम, मतलब केमिस्ट्री में बात करेंगे एक तरह से सेम की तरह बात होता। तो रेजोनेंस ऑफ सीरीज एल सी आर सर्किट, अब हम लोग क्या बात करना है, रेजोनेंस बात करना है किसके लिए, सीरीज एल सी आर सर्किट के लिए। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आगे कुछ करते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ सीरीज एल सी आर सर्किट। तो जो सीरीज एल सी आर सर्किट है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट। कब, इफ करंट जो है सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगा। ये कंडीशन याद रखना, अगर सर्किट में करंट मैक्सिमम और इम्पीडेंस मिनिमम, जेड जो है वो मिनिमम हो जाए, तो उस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंट सर्किट। तो एक सीरीज एलसीआर सर्किट को रेजोनेंट तब कहेंगे जब करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट, ठीक है। अब देखो, जब ये हम लोग कंडीशन ले रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉर जेड मिनिमम, मतलब इम्पीडेंस को मिनिमम करना है, या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, आई को मैक्सिमम करें। तो इन दोनों केस में अपने पास जो जेड का फार्मूला है, जनरल फार्मूला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। देखो ये एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है, तो अगर हम एक्सी को भी पहले लिखें चाहे एक्सएल को पहले लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि होल स्क्वायर हो के ये प्लस ही आना वैल्यू। जैसे इन दोनों में कोई बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, स्क्वायर करेंगे हम लोग तो प्लस ही आएगा। तो हम लोग दोनों कोई फार्मूला ले सकते हैं, मतलब जो जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी भी ले सकते हैं, एक्सी माइनस एक्सएल भी ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है यहाँ पे। हम लोग को कंडीशन क्या है, जेड को मिनिमम करना है। जेड को मिनिमम करने के लिए ये वाला वैल्यू मिनिमम करना पड़ेगा, है ना। ये वाला वैल्यू मिनिमम करने का मतलब क्या, हमको एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर को जीरो के बराबर लेना पड़ेगा। मतलब अगर ये जीरो हो जाए तो सबसे मिनिमम वैल्यू मिलेगा अपने को, हमको मिनिमम ले आना है, करंट को मैक्सिमम करना है, तो ये वाला पार्टी को हमको जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो करने के लिए ये कुछ कंडीशन ले लिया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, मतलब स्क्वायर उधर गया तो जीरो हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी इज इक्वल्स टू जीरो, तो एक्सी को उधर भी दे तो एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी। यहाँ पे हो जाएगा एक्सएल, एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सी का फॉर्मूला होता है ओमेगा सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले ओमेगा स्क्वायर 1/LC, ये कुछ देखने को मिलेगा। अब ओमेगा स्क्वायर जो होता है फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर सकते हैं उसको हम लोग, और फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो 2 पाई म्यू होता है अपॉन में, ये कुछ लिख सकते हैं। ओमेगा का स्क्वायर इधर गया तो अंडर रूट में LC हो जाएगा, ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई एफ या फिर 2 पाई म्यू लिखेंगे, यही तो है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना गया, 2 पाई अंडर रूट में LC। ये जो चीज़ है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और किसका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इस देखो अब इस चीज़ को पूरा एक बार में कवर करें। ये क्या बोला कि रेजोनेंस निकालना हम कल से आ सकते हैं। रेजोनेंस क्या हो, जब करंट मैक्सिमम हो जाए, इंपीडेंस मिनिमम हो जाए। इंपीडेंस मिनिमम होने के लिए हमको ये जीरो करना पड़ेगा। इसको जब हम लोग सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/√LC, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसको अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी से रिप्लेस करना तो 2 पाई एफ होता है, एफ मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 पाई √LC। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, ये जो रेजोनेंस सर्किट होता है उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, वो भी जान लिया जाए। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेजोनेंस सर्किट, तो प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो अब दिखेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, तो रेजोनेंस में अगर हम लोग बात कर लेंगे तो जो कंडीशन लिखे तो वही तो पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा। रेजोनेंस में क्या हो जाएगा, आई जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मैक्स,
और z क्या हो जाएगा, मीन। तो सबसे पहला कंडीशन तो यही हो गया कि अगर रेजोनेंस में हम लोग बात करेंगे तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा और इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम। एक कंडीशन तो ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि हम लोग XL इज इक्वल टू XC ले रहे थे, मतलब ज़ीरो कर रहे थे, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस में जो XC रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, XL के। मतलब इम्पीडेंस जो है कैपेसिटेंस का, इम्पीडेंस इंडक्टर का, दोनों आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और जब ये कंडीशन लगाए थे तो अपने को क्या पता चला था कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का, मतलब जो Z होता है वो किसके बराबर आ जाएगा, सॉल्व होके R के। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डेडिस करके लिख दिया जाए कि जो LCR है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, LCR सर्किट है लेकिन वो बिहेव किसकी तरह कर रहा है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह। ठीक है, देखो अभी जो हम लोग ऊपर सीखे वही तीन लिखे हैं, I मैक्सिमम हो जाएगा, Z मिनिमम हो जाएगा। जब ये कंडीशन करना है तो X इज इक्वल्स टू XL लेना पड़ेगा, और जब ये लेंगे तो Z किसके बराबर आ जाएगा, मतलब जो LCR सर्किट है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रेजिस्टिव सर्किट की तरह। और जब ये देखने को मिलेगा तो हम लोग फेज़ भी निकाल सकते हैं कि फेज़ क्या हो जाएगा। तो फेज़ हम लोग हर बार क्या निकल रहे हैं, tan phi XL माइनस XC अपॉन में R। यहाँ पे ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो अपॉन R। जीरो अपॉन R कहने का मतलब tan phi कितना आ गया अपने पास, जीरो। अगर tan phi जीरो आ गया तो फाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, जीरो। तो फेज डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, जीरो। तो अभी जो हम लोग ऊपर बात की है, LCR किसकी तरह बिहेव कर रहा है, रेजिस्टिव सर्किट की तरह। अगर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करे तो हम लोग को ये मालूम है कि V और I क्या हो जाना चाहिए तब, सेम फेज में। तो फेज से भी पता चल गया कि अगर फेज जीरो आ गया तो मतलब V और I क्या है अपने पास, आर इन सेम फेज। ये भी क्लियर हो गया यहाँ से। देखो सब आपस में इंटरलिंक है, अगर हम एक एक करते जाएंगे दूसरा भी हो जाएगा। अब इसका आखिरी पॉइंट ले लें हम लोग कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। इस टाइप के सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। ये याद रखना, दिस सर्किट इज नोन एज, तो इसको कहा जाता है एक्सेप्टर सर्किट। अब एक्सेप्टर सर्किट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ खास रीज़न होगा एक्सेप्टर सर्किट के लिए। वो खास रीज़न ये है, वो लिख दिया जाए, बिकॉज इट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है, ओनली एक फ्रीक्वेंसी, केवल एक फ्रीक्वेंसी एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी समझ आया होगा। आज के क्लास में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देखें, LR सर्किट, LCR सर्किट, और उसके बाद देखें नया चीज़ देखें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उसी में हम लोग उसका कुछ प्रॉपर्टी देख लें। अगर कोई रेजोनेंट सर्किट होगा तो उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब उसके बाद जो भी टॉपिक बचा है उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, या फिर देखते हैं न्यूमेरिकल सोच रहे हैं स्टार्ट करें, एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे तो कुछ सीखेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी होगा देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करते हैं। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखो, धन्यवाद बहुत बहुत, और थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करते रहो।